नमस्कार। आचार्य चाणक्य को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अत्याचारी, मदान्ध और विलासी राजा घनानंद को सिर्फ इस बात के लिए संपूर्ण राज्य के साथ विनाश करने का प्रण किया था कि उसने आचार्य चाणक्य की राष्ट्र सुरक्षा के लिए दी गई सलाह को मानने से इनकार कर दिया था और भरी सभा में अपमानित किया था। तब ऐसे ही अत्यंत साधारण कुल में उत्पन्न चंद्रगुप्त को अपना मोहरा बना करके उसको राज सिंहासन के पद पर न केवल बैठाया, अपितु भारत की सीमाओं की विदेशी आक्रांताओं से रक्षा की। और इतना अधिक पराक्रम चंद्रगुप्त का बढ़ा कि सेल्यूकस को संधि के तौर पर अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा। उनके संबंध में ढेर सारी बातें, कथानक, किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। चाणक्य नीति सब लोग जानते हैं और उनके द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ, जो वास्तव में राजनीति का ग्रंथ है, वो बड़े बड़े राजनीतिक वेत्ताओं के लिए अध्ययन और मनन का विषय है। एक कथानक है कि हालांकि अधूरा अधूरा लोग सुनते हैं, आज मैं उस कथानक को पूरा बताऊंगा कि ये घटना कैसे घटित हुई कि यूनान के राजदूत ने भारत के सम्राट गुरु यानी राष्ट्रनीति के संचालक चाणक्य की विद्वता, कूटनीतिज्ञता तथा सादगी की बात सुनी थी। तो जो राजदूत था उनसे भेंट करने के लिए चल पड़ा। चाणक्य की कुटिया गंगा के किनारे बनी हुई थी। किसी ने बताया कि चाणक्य गंगा के किनारे रहते हैं। वो राजदूत तलाश करता हुआ गंगा तट पर पहुंचा। उसने देखा कि एक बलिष्ठ व्यक्ति गंगा में स्नान कर रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो निकला तो उसने पानी का घड़ा उठाया, अपने कंधे पर रखा और चल दिया। राजदूत ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्यों भाई, मुझे आचार्य चाणक्य के निवास स्थान का पता बताओगे? उस व्यक्ति ने, जो अभी अभी गंगा से स्नान करके निकला था और कंधे पर मिट्टी का घड़ा पानी से भरा हुआ रखे हुआ था, उसने घास फूस से निर्मित एक कुटिया की ओर इशारा करके बताया कि वो कुटिया है। राजदूत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री का निवास पूछा था और इसने कुटिया की ओर इशारा कर दिया। भला प्रधानमंत्री कुटिया में क्यों रहेगा? उसको विश्वास नहीं हुआ। काफ़ी देर तक खड़ा वो सोचता रहा। सोचा किसी और से पूछता हूँ। इसी बीच एक अन्य व्यक्ति जब वहाँ से गुजरा तो उससे भी उसने वही प्रश्न दोहराया। वो जो दूसरा व्यक्ति था, अत्यंत श्रद्धा भाव से भर करके उसने कहा कि सामने जो कुटिया दिख रही है, आचार्य चाणक्य उसी में रहते हैं। उसने सोचा कि अरे चलिए जाकर के इस कुटिया को देख लेते हैं। वो पहुंच कर देखा तो कुटिया का द्वार खुला है। एक कोने में थोड़े से बर्तन रखे हैं, एक किनारे पर जल का वही घड़ा रखा है जो गंगा से कुछ देर पहले वो व्यक्ति लेकर के चल रहा था। एक चटाई है और मोटे मोटे ग्रंथों का संग्रह है। इस सब के बीच कुछ और था, वो था आश्चर्यजनक। वो क्या था कि वही सांवला व्यक्ति जो गंगा में स्नान कर रहा था और घड़ा लेके चल पड़ा था, टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में कुछ लिख रहा था। दूत ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री चाणक्य से मिलना चाहता हूँ। दूत की आवाज़ ने उनका ध्यान भंग किया। लिख रहे व्यक्ति ने लेखनी रखी, जल रहे दीपक से दूसरा दीपक जलाया और पहला दीपक बुझा दिया। इस कार्य को करते हुए उसके मुख में शालीन वाणी निकली, स्वागत है अतिथि आपका, मुझे ही चाणक्य कहते हैं। राजदूत के नेत्र आश्चर्य से खुले रह गए। इस व्यक्ति से तो अभी अभी स्नान के बाद भेंट हो चुकी है। लंबी सी चोटी, साधारण सी धोती पहने, लेखन में मग्न किसी देश का प्रधानमंत्री भी हो सकता है। स्वावलंबन का ये अनोखा जीवन कि पानी तक स्वयं भर कर लाता है। जी हुजूरी करने वाले नौकरों चाकरों का नामो निशान नहीं है। फर्नीचर अलमारियों का सर्वथा अभाव है। वो खड़ा देखता रह गया। फिर भी कुछ पूछना बाकी रह गया था। सो उसने कहा कि एक बात पूछना चाहता हूँ। कहिए, दीपक जलाने बुझाने का क्या रहस्य है? रहस्य कुछ नहीं, आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले वाले में राजकोष का तेल था, दूसरे वाले में मेरी आय का। ये बात तो आपने सुनी होगी। जो मैं अब बोल रहा हूँ ये प्रायः चर्चा में आती है बात।
उन्होंने कहा कि पहले वाले दीपक में राजकोष का तेल था और जो दूसरा वाला दीपक है ये मेरी आय का। राजदूत ने कहा कि आपकी आय का स्रोत क्या है? उन्होंने कहा कि पुस्तकों, लेखन और अध्यापन से गुजारे भर का ले लेता हूँ। छात्र जो देते हैं उसमें से आवश्यक अंश लेकर बाकी गरीब छात्रों के लिए खर्च कर देता हूँ। ओ, तो गुजारे के लिए भी राजकोष पर निर्भरता नहीं है? आचार्य ने पूछा, और कोई जिज्ञासा है? नहीं नहीं, आपकी जीवन प्रणाली ने मेरी सारी जिज्ञासाएं समन कर दी आचार्य, मैं धन्य हुआ। जब वो दूत अपने देश लौटा तो लिखा उसने कि भारत में राष्ट्र निर्माण का रहस्य मिला मुझे। राष्ट्र निर्माता वही बन सकता है सादगी और संयम जिसके जीवन के अविभाज्य अंग हों। जो भी देश और समाज जब कभी उन्नति करेगा ऐसे ही निर्माताओं के बल पर करेगा। अतीत का गौरव पुनः स्थापित हो, इसके लिए ऐसे ही राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वयं को गढ़ना होगा। अब हम सब विचार करें कि हम इस राष्ट्र का निर्माण कैसे लोगों के हाथों में देते जा रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली है, जनता के पास चुनाव की शक्ति है, जनता जिसे चाहती है अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है। वो सारे प्रतिनिधि मिल करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। वास्तव में यदि हमें राष्ट्र निर्माण की अपेक्षा है तो हमें ऐसे ही लोक सेवक चाहिए, आचार्य चाणक्य की तरह लोक सेवक चाहिए। हाँ, आप कह सकते हैं कि इस ज़माने में ये सब कैसे संभव है। देखो भैया, उस ज़माने में भी वैसा संभव नहीं था। कैसे रहता था नंदवंश का शासक, आप सबको पता है, उसके अत्याचारों के बारे में पता है, सारी चीज़ें हैं। उसका जिक्र डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया है। शूद्र कौन थे इस अपनी पुस्तक में उसके अत्याचारों का भी वर्णन किया गया है। तो संभव तो उस समय भी नहीं था। लेकिन यदि हम आप सब चाह लें, जो हमारे देश के अधिकांश मतदाता, मैं कहूँ तो 75 से 80% तो अपनी जीविका स्वयं कमा करके और खाते हैं, किसी कृपा के पात्र नहीं हैं, किसी सरकारी नौकरी में नहीं है, किसी बहुत बड़े व्यवसाय में नहीं है, धनी मानी नहीं है। तो यदि ऐसे लोग एक बार ठान लें कि हमें इस राष्ट्र का निर्माण करना, और याद रहे कि राष्ट्र के निर्माण में सिर्फ ये देश तो एक भौगोलिक सीमा है, ये एक तो एक भौगोलिक इकाई होती है देश। उस राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र के व्यक्तियों का निर्माण होता है, जिसमें समानता की भावना होती है, जिसमें सभी के जीविकोपार्जन के लिए बिना किसी भेदभाव के पर्याप्त साधन और संसाधन होते हैं। राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित होती हैं, कोई आंख उठा करके राष्ट्र की तरफ देख ही नहीं सकता, देश की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। राज्य और राष्ट्र के अंदर किसी भी वर्ग में, जाति में कोई विद्वेष नहीं होता है, सब लोग समरसता से रहते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनको दंड देने का नीतिपूर्ण विधान होता है, न्यायपूर्ण, सबके लिए न्याय सुलभ होता है, बिना किसी जाति, धर्म अथवा वर्ग को देख करके न्याय प्रदान किया जाता है। यानी जो आप राम राज्य की कल्पना करते हैं, जो हम असली राम राज्य की कल्पना करते हैं, वैसे राष्ट्र के निर्माण के लिए, राज्य के निर्माण के लिए हम लोगों को ऐसे लोगों का चयन करना होगा, ऐसे लोगों को तरफ नज़र उठा के देखना होगा, तभी हम निश्चित रूप से सुखी और संपन्न होंगे और ये राष्ट्र निश्चित रूप से तब विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। जय हिंद, जय भारत।